So hello everyone. So starting with our next standard that is SA 450. तो ऐसे 400 के सीरीज में सिर्फ दो ही स्टैंडर्ड हैं. एक अपन ने 402 किया, ठीक है, दैट इज यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड, और एक है अपना ऐसे 450 दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट. स्टैंडर्ड का नाम क्या है? बहुत ही प्यारा सा नाम है, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट. ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट. आप बोल सकते हो सारे स्टैंडर्ड्स में ऐसा ही सबसे छोटा स्टैंडर्ड है, 15 से 20 मिनट का स्टैंडर्ड है खाली. और इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड में अगेन मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, आपको बुक से नहीं पढ़ना है ये पार्टिकुलर स्टैंडर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, तो अगर हम लोग बात करें फ्लो की, तो देखना हमारा फ्लो क्या बनता है. फ्लो ये बनता है सर कि ऐसे 315 के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना था, मुझे करना था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ROMM. क्या करना था? ऐसे 315 के अकॉर्डिंग मुझे करना था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ROMM, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ROMM. अब ऐसे 315 में मैंने आइडेंटिफिकेशन करा ROMM का, ठीक है, ऐसे 315 में मैंने आइडेंटिफिकेशन करा ROMM का. उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ROMM करने के बाद मुझे क्या करना था, मुझे करना है ऐसे 330 के अकॉर्डिंग परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स. व्हाट आई हैव टू डू इज परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स. तो 315 में मैंने ROMM आइडेंटिफाई किया, फिर मेरे को क्या करना है 330 में परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर्स, और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मेरे को आइडेंटिफाई करने हैं मिस स्टेटमेंट. मेरे को क्या करना है सर? आइडेंटिफाई करना है मिस स्टेटमेंट. तो मैंने परफॉर्म कर ऑडिट प्रोसीजर्स, और प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को आइडेंटिफाई करना है मिस स्टेटमेंट्स. ठीक है जी. तो अब मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिया. अब मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे क्या करना है, मिस स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करना है, मिस स्टेटमेंट्स के प्रभाव को जांचना है कि जो मिस स्टेटमेंट्स है वो कितने मटेरियल हैं, कितने मटेरियल नहीं हैं. ठीक है, क्या वो ऐसे 320 के अकॉर्डिंग मेटलिटी के डेफिनेशन में फिट होते हैं कि नहीं, क्या ऐसे 320 के अकॉर्डिंग जो मिस स्टेटमेंट्स है वो मेटलिटी की परिभाषा में आते हैं कि नहीं, वेदर दैट कम्स अंडर द व्यू ऑफ मेटलिटी. तो आई हैव टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड सी कि भैया वेदर दे आर मटेरियल और नॉट, क्या वो मटेरियल हैं, एंड मेरा इंप्लीकेशन मेरे ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा, उसका इंप्लीकेशन मेरे ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा. तो देखना, जब मैं बात कर रहा हूँ कि इवैल्यूएट करा मैंने मिस स्टेटमेंट और ये देखा वो मटेरियल है कि नहीं है, यानी कौन सा स्टैंडर्ड लग जाएगा, ऐसा 320 लग जाएगा. और ये देखने के बाद मैंने देखा कि इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट क्या है, मेरे इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट क्या है. तो इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो सर कौन सा स्टैंडर्ड लग जाएगा, ऐसा 705 लग जाएगा, 705 लग जाएगा. ठीक है, तो तुम सोच के देखो कि दिखने से चुन्नू का स्टैंडर्ड है ये, मतलब सबसे छोटा स्टैंडर्ड है. ठीक है, लेकिन इसका इंप्लीकेशन देखो कि भैया पांच पांच स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस आ रहा है, 315, 330, 450, 705, 320. ठीक है, पांच पांच स्टैंडर्ड्स आपस में कोरिलेट हो रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ROMM को आइडेंटिफाई करा 315 के हिसाब से, फिर मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करा 330 के हिसाब से, फिर मैंने मिस स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट किया 450 के हिसाब से, फिर मैंने देखा मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है कि नहीं ऐसे 320 के अकॉर्डिंग, और फिर जाके मैंने देखा कि उसका ऑडिट रिपोर्ट में क्या प्रभाव है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या इफेक्ट है, ऐसे 705 के अकॉर्डिंग. ठीक है जी, ओके. अब यहाँ पे सर मैं एक चीज और देखता हूँ, एक चीज और क्या देखता हूँ कि जो मिस स्टेटमेंट्स है वो इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, जो मिस स्टेटमेंट्स है वो इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है. तो मैं एक चीज यहां पे और देखता हूं, ये जो पार्टिकुलर मिस स्टेटमेंट्स हैं ये इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है. अगर ये जो मिस स्टेटमेंट्स हैं ये अनइंटेंशनल है तब लगने वाला है ऐसे 450, तब लगने वाला है ऐसे 450. ठीक है, तब जाके मैं क्या करने वाला हूं सर, अच्छा मिस स्टेटमेंट अनइंटेंशनल है तो मैं उसका एग्रीगेट देखूंगा, मैं देखूंगा कि एग्रीगेट मिस स्टेटमेंट कितना है, मैं इवैल्यूएट करूंगा कि वो जो मिस स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल है कि नहीं है, और ऑडिट रिपोर्ट में उसका मेरा क्या प्रभाव होने वाला है, ये सारी चीजें जो हम लोग देखेंगे. लेकिन अगर ये मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल है और यहाँ पे ये मिस स्टेटमेंट जानबूझ के किए गए हैं, सो इन दैट सिचुएशन ये एक फ्रॉड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा. और यहां लग जाएगा ऐसा 240, क्या लग जाएगा ऐसा 240 लग जाएगा. तो मिस स्टेटमेंट्स एरर की वजह से भी हो सकता है या फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है, इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है. अनइंटेंशनल है यानी ऐसे 450 में कवर्ड है, इंटेंशनल है तो यहाँ पे फ्रॉड लग जाएगा यानी ऐसे 240 कवर हो जाएगा. सो आर यू जस्ट एबल टू इमेजिन दिस पर्टिकुलर फ्लो. ठीक है, अब देखना मिस स्टेटमेंट होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय मिस स्टेटमेंट, आखिरकार मिस स्टेटमेंट होता क्या है. तो मिस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब जो मैंने आपको बताया था बेसिक वाली क्लास में, दैट इज मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क.
मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो गया सर? डिविएशन फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अगर कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं कर रही है, एदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो वो होता है मिस स्टेटमेंट। वो क्या होता है सर? मिस स्टेटमेंट होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते वक्त कंपनी एफआरएफ को फॉलो नहीं कर रही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं कर रही है, तो इन दैट सिचुएशन वो जो डिविएशन है वो क्या है सर? मिस स्टेटमेंट है, दैट इज अ मिस स्टेटमेंट। अब वो जो डिविएशन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से, वो अमाउंट के टर्म्स में भी हो सकता है, ठीक है, अमाउंट के टर्म्स में भी हो सकता है, या फिर वो क्लासिफिकेशन के टर्म्स में भी हो सकता है, या फिर वो प्रेजेंटेशन के टर्म्स में भी हो सकता है, या फिर वो डिस्क्लोजर के टर्म्स में भी हो सकता है। वो डिविएशन जो है एफआरएफ से वो अमाउंट के टर्म्स में भी हो सकता है। अमाउंट का टर्म्स मतलब क्या हो गया सर? जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कंप्यूट होना चाहिए था 10 लाख रुपए, बट मैनेजमेंट ने कंप्यूट करा 8 लाख रुपए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करा 8 लाख रुपए, तो इन दैट सिनेरियो वो जो 2 लाख रुपए है वो मिस स्टेटमेंट है, वो जो 2 लाख रुपए है वो मिस स्टेटमेंट है, ठीक है जी। मान लीजिए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन एज पर AS2 होनी चाहिए थी 20 लाख रुपए, बट मैनेजमेंट ने वैल्यूएशन निकाला 16 लाख रुपए, और वहां पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन दिखाई बैलेंस शीट में 16 लाख रुपए, तो वो जो 4 लाख का डिफरेंस है वो क्या है सर? मिस स्टेटमेंट है, दैट इज अ मिस स्टेटमेंट। वो क्या है? मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी के अमाउंट जो एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली डिफर कर रही है, तो वो जो डिफरेंस है वो क्या है सर? मिस स्टेटमेंट है। तो अमाउंट के टर्म्स में अगर डिफरेंस है कि एफआरएफ के अकॉर्डिंग अमाउंट कुछ और बनना चाहिए था, बट मैनेजमेंट ने कोई और अमाउंट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो वो मिस स्टेटमेंट है। या फिर हो सकता है कि वो डिफरेंस क्लासिफिकेशन के टर्म्स में भी हो, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स को करंट एसेट्स में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स को क्या कर दिया सर? करंट एसेट्स में कैटेगराइज कर दिया, या करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स में कैटेगराइज कर दिया। तो इस तरीके से हो सकता है कि वो जो पार्टिकुलर मिस स्टेटमेंट हो वो क्लासिफिकेशन के टर्म्स में भी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो डिस्क्लोजर के टर्म्स में भी हो, प्रेजेंटेशन के टर्म्स में भी हो, डिस्क्लोजर के टर्म्स में भी हो। शेड्यूल 3 की जो प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है कि शेड्यूल 3 जो प्रेजेंटेशन का तरीका दिखाता है कि किस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो मैनेजमेंट उस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, देयर इज अ डिविएशन, तो वो भी मिस स्टेटमेंट है। या फिर जो डिस्क्लोजर्स शेड्यूल 3 मांग रहा है, या जो डिस्क्लोजर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मांग रहा है, या जो डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल एफआरएफ मांग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यार कंपनी चेंज होगा तो एफआरएफ भी चेंज होगा, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी चेंज होगा तो जो डिस्क्लोजर्स मांगा जा रहा है वो सारे डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिए गए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो सारे डिस्क्लोजर्स नहीं दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी के अगेंस्ट जो भी पेंडिंग केसेस है, पेंडिंग लिटिगेशन है, कंपनी को उसके बारे में डिस्क्लोज करना चाहिए, बट कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं किया, तो यानी एफआरएफ के अकॉर्डिंग कंपनी ने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करी, तो वो भी मिस स्टेटमेंट है। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम एफआरएफ, और वो 4 टर्म्स में हो सकता है, अमाउंट के टर्म्स में, प्रेजेंटेशन के टर्म्स में, क्लासिफिकेशन के टर्म्स में, डिस्क्लोजर के टर्म्स में। तो इसको याद करने का एक फॉर्मूला दिया है मैंने आपको, एपीसीडी रिक्वायर्ड एज पर एफआरएफ, APCD required as per FRF versus APCD reported. APCD required as per FRF versus APCD reported. APCD required as per FRF. APCD का मतलब होता है A for amount, P for presentation, C for classification, D for disclosure. A for amount, P for presentation, C for classification, D for disclosure. तो एपीसीडी रिक्वायर्ड एज पर एफआरएफ वर्सेस एपीसीडी रिपोर्टेड, कि भैया जो अमाउंट प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर एफआरएफ मांग रहा था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट वर्सेस व्हाट वी हैव रिपोर्टेड, व्हाट द मैनेजमेंट हैव रिपोर्टेड। तो वो जो डिफरेंस है सर वही क्या है? मिस स्टेटमेंट है ना, वही क्या है? मिस स्टेटमेंट है। और स्टैंडर्ड फर्दर ये भी कहता है कि मिस स्टेटमेंट के ना क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, या मिस स्टेटमेंट के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, या मिस स्टेटमेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सिंपल है। मान लीजिए लेट अस से कि भाई अल्टीमेटली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल किया जाएगा, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी, वो किसके बेसिस में होगी? वो डाटा के बेसिस में होगी। मैनेजमेंट डाटा इकट्ठा करेगा, डाटा इकट्ठा करके उसे प्रोसेस करेगा, डाटा इकट्ठा करके उसे प्रोसेस करेगा। वो स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, कि डाटा गैदर करो और डाटा को प्रोसेस करो। अब मान लो डाटा ही गलत कलेक्ट हो गया, या डाटा की प्रोसेसिंग गलत हो गई, तो सर अगर डाटा ही गलत गैदर हो गया या डाटा की प्रोसेसिंग गलत हो गई, सो इन दैट सिचुएशन क्या वो मिस स्टेटमेंट होगा? यस, वो मिस स्टेटमेंट होगा, क्योंकि डाटा ही गलत गैदर हो गया ना, या फिर डाटा की प्रोसेसिंग गलत हो गई तो वो मिस स्टेटमेंट है। या फिर ओमिशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, कि हो सकता है कोई पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना रह गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट दिखाना रह गया, कुछ सेल्स की एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना छूट गई, कुछ एक्सपेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना रह गया। मैनेजमेंट ने एक एसेट परचेज किया था, बट उस एसेट के बारे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना मैनेजमेंट भूल गया, ठीक है ना, तो ओमिशन हो गया ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर।
तो अगर कोई ट्रांजैक्शन छूट जाती है, अगर कोई ट्रांजैक्शन छूट जाती है, ओमिट हो जाता है फ्रॉम रिकॉर्डिंग, तो वो भी मिस स्टेटमेंट है। या फिर इनकरेक्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बिकॉज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो अल्टीमेटली जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है ना, तो हाईएस्ट रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट जो होता है वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में होता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में क्यों होता है कि एस्टिमेट्स आर समथिंग दैट इज जजमेंटल, एस्टिमेट्स आर समथिंग दैट आर जजमेंटल। और एस्टिमेट्स ऐसी चीज होती हैं कि बहुत सारे अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट उन अजम्पशंस को तैयार करता है, बहुत सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट उन अजम्पशंस को तैयार करता है। तो वहां पे अगर फैक्ट्स गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर लिया मैनेजमेंट ने, एजम्पशंस गलत अप्लाई कर लिए, तो एस्टिमेट गलत हो जाएगा, एस्टिमेट इनकरेक्ट हो जाएगा। या फिर जजमेंट गलत लगा दिया एस्टिमेट बनाते वक्त, तो वहां पे क्या हो जाएगा सर, एस्टिमेट में गलतियां आ जाएगी, तो वो भी एक मिस स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बिकॉज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, या फिर आप बोल सकते हो रॉन्ग जजमेंट अप्लाइड, या फिर आप बोल सकते हो रॉन्ग जजमेंट अप्लाइड, कि यू नो एस्टिमेट बनाते वक्त मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, गलत जजमेंट अप्लाई कर दिया, तो सर वो भी क्या है, मिस स्टेटमेंट है। और या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज ही गलत अप्लाई कर दी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज ही इनएप्रोप्रिएट तरीके से अप्लाई कर दिया। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए जो मेथड लगानी चाहिए थी, तो वो वैल्यूएशन का मेथड ही गलत लगा दिया। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए जो तरीका है वही गलत लगा दिया। लगाना चाहिए था एसएलएम, लगा दिया डब्ल्यूडीवी, लगाना चाहिए था डब्ल्यूडीवी, लगा दिया एसएलएम। इन्वेंट्री के लिए वैल्यूएशन के लिए लगाना चाहिए था फीफो, लगा दिया लिफो। ठीक है, तो क्या हो गया कि अकाउंटिंग पॉलिसीज इनएप्रोप्रिएट तरीके से फॉलो करी, अकाउंटिंग पॉलिसीज के सिलेक्शन में गलती हो गई। तो भैया अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज के ही सिलेक्शन में गलती हो गई, मतलब आपने तो फंडामेंटल को हिला दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, तो ऑब्वियस चीज है मिस स्टेटमेंट होगा। तो कुछ सोर्सेज है मिस स्टेटमेंट के, कि इनकरेक्ट गैदरिंग ऑफ डाटा एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, ओमिशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बिकॉज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, और रॉन्ग जजमेंट अप्लाइड, या फिर इनएप्रोप्रिएट सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, इतना क्लियर है मिस स्टेटमेंट क्या होता है, सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या होता है। अब देखना, ध्यान से सुनना, मिस स्टेटमेंट जो है या तो हो सकता है मटेरियल हो, यानी ऐसे 320 के पैरामीटर्स के हिसाब से मटेरियल है, या तो मिस स्टेटमेंट हो सकता है ट्राइवियल हो, ऐसे 450 में एक वर्ड दिया हुआ है ट्राइवियल, तो या तो हो सकता है मिस स्टेटमेंट ट्राइवियल हो। ट्राइवियल का मतलब होता है सर वेरी लेस इंपॉर्टेंट, ट्राइवियल का मतलब होता है वेरी लेस इंपॉर्टेंट, मतलब मैटरलिटी का ऑपोजिट। लिस्ट इंपॉर्टेंस, समथिंग दैट कैन बी इग्नोर्ड, लिस्ट इंपॉर्टेंस, यार बेकार सा चीज है यार, एकदम लिस्ट इंपॉर्टेंस का है, लिस्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो अगर ट्राइवियल मिस स्टेटमेंट है तो हम सीधा सीधा इग्नोर कर देंगे, हम ट्राइवियल मिस स्टेटमेंट से मतलब ही नहीं लगाएंगे, माथा ही नहीं लगाएंगे, भैया ट्राइवियल मिस स्टेटमेंट है। और अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो उसे हम कंसिडर करेंगे, उसे हम इवैल्यूएट करेंगे, क्या करेंगे, उसे हम इवैल्यूएट करेंगे, उसके इफेक्ट को देखेंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे मैनेजमेंट आप मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर दीजिए। अब देखना प्रैक्टिकली ऐसा भी हो सकता है कि मान लो सपोज हमने मैटरलिटी का जो अमाउंट डिसाइड किया है एज पर ऐसे 320, दैट इज 1 लाख रुपीज। हमने मैटरलिटी का जो एक अमाउंट डिसाइड किया है एज पर ऐसे 320, वो कितना है सर, 1 लाख रुपए है। अब मेरे को एक पार्टिकुलर मिस स्टेटमेंट मिला जिसकी वैल्यू 40,000 रुपए है। किसकी वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपए है। अब वो मिस स्टेटमेंट ट्राइवियल भी नहीं है कि मैं इग्नोर कर दूं, 500, 1000, 2000 का होता तो शायद मुझसे ट्राइवियल मान लेता, मैं इग्नोर कर लेता, लेकिन वो मिस स्टेटमेंट का वैल्यू 40,000 है, तो अभी तो फिलहाल मटेरियल नहीं है बट ट्राइवियल भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अलग से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, ठीक है, अलग से एक शेड्यूल बनाऊंगा, शेड्यूल ऑफ मिस स्टेटमेंट बोल के, और शेड्यूल ऑफ मिस स्टेटमेंट में अलग से उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। ओके, मेरे को एक मिस स्टेटमेंट मिला 40,000 रुपए का, मान लो मिस स्टेटमेंट 2 मेरे को मिला एक और 40,000 रुपए का, तो वापस से उस शेड्यूल में मैं लिख दूंगा कि मेरे को एक और मिस स्टेटमेंट मिला 40,000 रुपए का। फिर मेरे को एक और मिस स्टेटमेंट मिला तीसरे दिन 50,000 रुपए का, तो वापस लिख दूंगा उस शेड्यूल में कि एक और मिस स्टेटमेंट मिला 50,000 रुपए का। अब देखना, आप इंडिविजुअली देखोगे तो एक भी मिस स्टेटमेंट 40,000, 40,000, 50,000 वो हमारे मैटरलिटी लेवल को टच नहीं करता। लेकिन अगर आप उसका एग्रीगेट निकाल दीजिए 40,000, 50,000, 50,000, 40,000, 40,000, 50,000, 1,30,000, तो वो हमारी मैटरलिटी लेवल को एक्सीड कर जाता है, वो हमारे लिए मटेरियल है, वो हमारे लिए क्या है, मटेरियल है। या फिर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, मेरे को प्रीवियस ईयर एक पार्टिकुलर मिस स्टेटमेंट मिला, इन्वेंट्री के फिगर में एक मिस स्टेटमेंट मिला 50,000 रुपए का, ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर उसको कंसिडर नहीं किया। मैंने क्या नहीं किया सर, प्रीवियस ईयर उसको कंसिडर नहीं किया पिछले साल, कि ठीक है यार 50,000 रुपए का मिस स्टेटमेंट अपने मैटरलिटी लेवल से कम है। अब मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि इस साल करंट ईयर के अंदर भी मिस स्टेटमेंट है, वो 50,000 का मिस स्टेटमेंट अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो 50,000 का मिस स्टेटमेंट अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, अब भी मैनेजमेंट ने उसे करेक्ट नहीं किया है, और मेरे को एक और मिस स्टेटमेंट मिल गया 50,000 का, मेरे को एक और मिस स्टेटमेंट मिल गया। तो अब क्या हुआ, वो जो पिछले साल का मिस स्टेटमेंट था जो अभी तक मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया है, और जो मेरे को एक और मिस स्टेटमेंट मिल गया, उसका एग्रीगेट भी क्या हो गया सर, मेरे मैटरलिटी लेवल को एक्सीड कर गया।
तो वो भी मेरे लिए मटेरियल है। तो इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आया कि मैं मिस स्टेटमेंट्स को कभी भी इंडिविजुअली नहीं देखूंगा। मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल इंडिविजुअली भी हो सकता है, अगर इंडिविजुअली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सामने से दिख रहा है भैया 1 लाख से ज्यादा का मिस स्टेटमेंट है, 1 लाख मेरे लिए मैटुरिटी लेवल था मेरा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली मटेरियल ना हो, बट जब आप मिस स्टेटमेंट्स का सम अप कर दोगे, मिस स्टेटमेंट्स का एग्रीगेट निकाल दोगे तो वो मटेरियल बन जाए। कभी कभी पिछले साल का जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट होगा उसको मिला के भी क्या हो जाएगा, चीजें मटेरियल हो जाएंगी। तो मिस स्टेटमेंट्स में भी मटेरियली इंडिविजुअली, मिस स्टेटमेंट्स में भी मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। सो एक्युमुलेट ऑल द मिस स्टेटमेंट्स। तो अपने को क्या करना है सर, एक्युमुलेट ऑल द मिस स्टेटमेंट्स एंड इवैल्यूएट। साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हो, आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं कि साथ साथ नोट डाउन ना कर सके। तो अभी तक आपने क्या क्या बातें डिस्कस करी है कि मिस स्टेटमेंट क्या होता है, एपीसीडी रिक्वायर्ड एज पर एफआरएफ वर्सेस एपीसीडी रिपोर्टेड। शुरू में अपन ने बेसिक इंटरलिंकिंग एलिमेंट्स डिस्कस करे, सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, और मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो सकता है, ट्राइवियल हो सकता है, कंसिडर करेंगे, इग्नोर करेंगे। मिस स्टेटमेंट्स में भी मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, सो एक्युमुलेट ऑल द मिस स्टेटमेंट्स एंड इवैल्यूएट। ठीक है जी, अभी तक की बात समझ में आ गई, अभी तक की बात समझ में आ गई, ओके। अब देखना ध्यान से सुनना, अब जाके अपना रियल स्टैंडर्ड शुरू होता है। रियल स्टैंडर्ड का जो फ्लो है वो शुरू होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे छोटा स्टैंडर्ड है, सबसे सिंपल स्टैंडर्ड है। अब मान लो मैंने मिस स्टेटमेंट्स को क्या कर लिया सर, एक्युमुलेट कर लिया। मैंने एक शेड्यूल ऑफ मिस स्टेटमेंट्स बनाया और उस शेड्यूल के अंदर मैं मिस स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता गया और मैंने मिस स्टेटमेंट्स को एक्युमुलेट कर लिया। अब अगर मिस स्टेटमेंट्स को एक्युमुलेट करने के बाद जो मिस स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल नहीं है तो कहानी वहीं खत्म हो गई, स्टैंडर्ड में आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मिस स्टेटमेंट्स को एक्युमुलेट करने के बाद क्या पता चला कि वो मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है, क्या पता चला कि वो मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अब तुम सोचना, हमने शुरू में जब ऑडिट करना स्टार्ट किया था तो हमने ऐसे 300 के अंदर एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई होगी, हमने एक ऑडिट प्लानिंग बनाई होगी, ठीक है ना। तो हमने शुरू में जब ऑडिट करना स्टार्ट किया था, जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करना स्टार्ट किया था, तो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से पहले हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, हमने एक प्लानिंग बनाई एज पर ऐसा 300। उस वक्त हमने अनुमान लगाया कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल ऐसा होगा, अपने को इतना मिस स्टेटमेंट मिलेगा, कंट्रोल्स ऐसे होंगे, कितना सब्सटेंटिव टेस्टिंग का नीड है, वो सारा अपने असेसमेंट किया। अब मान लो ऑडिट करते वक्त मेरे को बहुत ज्यादा मिस स्टेटमेंट मिल गए, मेरे एस्टिमेशन से बहुत ज्यादा मिस स्टेटमेंट मिल गए। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, अरे यार मेरे को तो लगा था कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, और कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को कम सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी होगी, कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे, लेकिन ऑडिट करते करते तुमको ढेर सारे मिस स्टेटमेंट मिल गए और तुमको लगा कि यार जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो तो बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी थी। मेरे को तो लगा था यहाँ पे सब कुछ साफ सुथरा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साफ सुथरा है, कहीं कुछ फ्रॉड वगैरह के चांसेस नहीं है, मिस स्टेटमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ तो ऑडिट करना शुरू ही करा है कि मेरे को मिस स्टेटमेंट्स मिलना शुरू हो गया। राइट मैंने एक्युमुलेशन करना शुरू ही करा है कि वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो भैया हो सकता है कि वहां पे तुमको स्ट्रैटेजी को चेंज करनी पड़ जाए, हो सकता है कि उस स्ट्रैटेजी को रिवाइज करनी पड़ जाए। तो डिटरमाइन द नीड टू रिवाइज ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑब्लिक ऑडिट प्लान, यानी देखो ऐसे 300 का भी रेफरेंस आ गया, ऐसे 315 का रेफरेंस आया था, 330 का आया था, देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 450 तो था ही था, 705 का रेफरेंस आया था, 320 का रेफरेंस आया था, अब तुम देख रहे हो ऐसे 300 का भी रेफरेंस आ गया। ठीक है, डिटरमाइन द नीड टू रिवाइज ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करूंगा, मेरा अगला स्टेप क्या होगा कि भाई मुझे किस चीज से दिक्कत है, मिस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट कर रही है उससे दिक्कत है। अगर आज मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर देती है तो क्या मुझे कोई दिक्कत है, नहीं है। क्या मुझे कोई परेशानी है, नहीं है। मैं तो बहुत प्यार से बहुत आराम से अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने वाला हूं और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि मिस्टर मैनेजमेंट काइंडली करेक्ट द मिस स्टेटमेंट्स, प्लीज अपने मिस स्टेटमेंट्स को सही कर लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करूंगा। अब दो बातें होंगी सर, या तो मैनेजमेंट कर लेगा या तो मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करेगा, या तो मैनेजमेंट करेक्ट कर लेगा या तो मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करेगा। अब अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर लेगा तो आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड यहीं खत्म, नहीं। अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर भी लेता है ना मिस स्टेटमेंट्स को, तब भी अपना स्टैंडर्ड यहां खत्म नहीं होगा। स्टैंडर्ड एक बात और कहता है, ऑडिटर के अंदर एक शक का कीड़ा होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। याद है, ऑडिटर के अंदर एक शक का कीड़ा होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब ऑडिटर को क्या डाउट होगा कि यार अब मेरे को मिस स्टेटमेंट मिला, मेरे बोलने पे ठीक है मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया, बट क्या पता ऐसे और भी मिस स्टेटमेंट्स होंगे, क्या पता ऐसे और भी मिस स्टेटमेंट्स होंगे जिसका मेरे को अभी तक पता नहीं चला होगा। हो सकता है ना कि और भी मिस स्टेटमेंट्स हो जिसका मेरे को अभी तक पता नहीं चला होगा। तो अगर मैनेजमेंट करेक्ट भी कर देती है ना मिस स्टेटमेंट्स को, तो मैं एज ए ऑडिटर परफॉर्म करने वाला हूं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू एंश्योर देयर आर नो मोर फर्दर मिस स्टेटमेंट्स।
अगर मैनेजमेंट करेक्ट भी कर देती है मिस स्टेटमेंट्स को, तो मैं क्या करने वाला हूं एज ए ऑडिटर, परफॉर्म करने वाला हूं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू इंश्योर दैट देयर आर नो मोर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती है, अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती है, तो मैं क्या करूंगा, सर मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं किया तो हम रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। अरे यार इतनी जल्दी उतावले मत हुआ करो, सीधा सीधी मना कर दिया मॉडिफाई कर देंगे, थोड़े बहुत स्टेप्स और भी हैं। सबसे पहले अगर मैनेजमेंट मना कर देती है तो इवैल्यूएट द रीजन, इवैल्यूएट द रीजन, रीजन इवैल्यूएट कीजिए कि मैनेजमेंट का क्या कारण है। ठीक है जी। उसके अलावा क्या कीजिए, ये इवैल्यूएट कीजिए जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं, जो मिस स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट करेक्ट करने से मना कर रहा है, जो मिस स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट करेक्ट करने से मना कर रहा है, क्या वो सचमुच मटेरियल है, क्या वो सचमुच मटेरियल है। Based on size and nature of misstatement, based on size and nature of misstatement, and also considering the effect of uncorrected misstatement of prior period. तो अब अगर मैनेजमेंट करेक्ट करने से मना कर रहा है तो इवैल्यूएट कीजिए रीजन की क्या कारण है, क्यों मैनेजमेंट मना कर रहा है, और इवैल्यूएट कीजिए कि ये जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है ये मटेरियल तो नहीं है, ये मटेरियल है क्या। बेस्ड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड के मिस स्टेटमेंट्स को भी कंसिडर कीजिए। प्रायर पीरियड के जो मिस स्टेटमेंट्स थे, पिछले साल जो मैंने मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करे थे, उसको भी कंसिडर कीजिए कि क्या वो इस साल करेक्ट हुए हैं। अगर वो इस साल करेक्ट नहीं हुए हैं तो उसका एग्रीगेट निकाल के भी देखिए कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल तो नहीं है। ठीक है जी। और फाइनली अगर मैंने कंक्लूड कर लिया कि मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है और उसके बाद भी मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट से ऊपर कौन है, पापा ने बात नहीं मानी, किसके पास जाएंगे, दादाजी के पास जाएंगे। तो अब कम्युनिकेट करेंगे इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। क्या करने वाले हैं हम, कम्युनिकेट करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया इन मिस स्टेटमेंट्स को सही कर दीजिए। ये अपना फाइनल स्टेप हो गया कम्युनिकेशन का कि मैनेजमेंट ने बात नहीं मानी तो भैया टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करो। अब अगर टीसीडब्ल्यूजी भी करेक्ट नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी दोनों करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपना इंप्लीकेशन अपने ऑडिट रिपोर्ट में तो कंसिडर करूंगा ही करूंगा कि मिस स्टेटमेंट्स अगर मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा एज पर ऐसा 705। मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है, उसका परवेसिव इंपैक्ट है, तो साथ ही साथ एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा एज पर ऐसा 705। वो तो ठीक है, लेकिन मैं साथ साथ क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मैनेजमेंट से, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, कि आप मुझे एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग मिस स्टेटमेंट्स इमैटेरियल है। ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अच्छा मेरे बोलने के बाद भी आप मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप ये मानते हो कि ये मिस स्टेटमेंट इमैटेरियल है, बेकार है, ऑडिटर ऐसे परेशान कर रहा है, तो आप एक काम करो, हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो कि मिस स्टेटमेंट्स इमैटेरियल है। मैं क्या करूंगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लूंगा कि मिस स्टेटमेंट इमैटेरियल है। आई विल ऑब्टेन ए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की मिस स्टेटमेंट इमैटेरियल है एंड आई विल कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ द सेम इन माई ऑडिटर्स रिपोर्ट। और वहां पे ऐसे 705 लग जाएगा, 705 की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लग जाएंगी। I believe it is very very clear. तो this is it, this is the standard that you have to remember. एक बार इस फ्लो को दोबारा से देख लीजिए खाली। सबसे पहले हमने देखा जो मिस स्टेटमेंट्स एक्युमुलेटेड हैं वो मटेरियल है कि नहीं। वी नीड टू डिटरमाइन द नीड टू रिवाइज ऑडिट स्ट्रैटेजी, राइट। वी विल इवैल्यूएट कि जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल है कि नहीं, बेस्ड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मेटल मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड। उसके बाद आप क्या कीजिए सर, कम्युनिकेट कीजिए, मैनेजमेंट को आस्क कीजिए करेक्ट करने के लिए। मैनेजमेंट करेक्ट कर देती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परफॉर्म कीजिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू एंश्योर कि और कोई मिस स्टेटमेंट नहीं बचता है। मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती है, इवैल्यूएट कीजिए उसका इंप्लीकेशंस, ठीक है ना। और फिर आप कम्युनिकेट कीजिए दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को और रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज उसे करेक्ट कर लीजिए। और अभी भी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी उसे करेक्ट नहीं करता है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग जो मिस स्टेटमेंट्स है इमैटेरियल है, और कंसीडर कीजिए इंप्लीकेशंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का इंप्लीकेशन आता है, 315, 320, 330, 450, देन ऐसा 705, देन ऐसा 300। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का इंप्लीकेशन इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड में देखने को मिलता है। छोटा सा स्टैंडर्ड है बट है कमाल का। और अगर मिस स्टेटमेंट्स इंटेंशनल है तो फ्रॉड हो जाएगा, फिर तो ऐसा 240 लग जाएगा। तो दिस इज इट, दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड। नोट्स बना लीजिए, आपको बुक से स्टैंडर्ड को करने की जरूरत नहीं है।
बस एक बार स्लाइड शो कर रहा हूँ आपको, आप पोज कर लीजिएगा एंड पोज करके आप नोट डाउन कर सकते हो।